हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मोहित सिंह रावत और दोस्तों उत्तराखंड की जो जिला सीरीज है उसे हम अब से कंटिन्यू कर रहे हैं। यह हमारी पहली क्लास है और देहरादून जनपद से हम शुरू कर रहे हैं। डिटेल से हम डिस्कस करते हैं जैसे कि हमारी हर क्लासेस होती है और एनिमेशन के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसके अलावा भी आपको देखने को मिलेगा। और हमारी कोशिश है दोस्तों कि जो पढ़ाई है उसे थोड़ा आसान बना दें। किताबों में डाटा बहुत होता है, याद नहीं हो पाता है, और यही चीज़ अगर हम आपके सामने प्रेजेंट करें एनिमेशन के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, तो वह चीज़ थोड़ा आसान हो जाती है याद करने में, समझने में। तो हमारी कोशिश यही है कि हम आपको आसानी से याद करा पाएं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास से। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको अच्छा कंटेंट के साथ साथ इसकी पीडीएफ भी फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास देहरादून जिला सीरीज को। तो यहाँ पे हम दोस्तों सबसे पहले देहरादून का जो सामान्य इतिहास है उस पर चर्चा करते हैं। डिटेल से नहीं देखेंगे क्योंकि हमने उत्तराखंड का जो इतिहास है और जो अन्य बातें हैं वो हमने इतिहास की क्लास में देखे हैं और देखेंगे भी आगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पौराणिक इतिहास की। पौराणिक इतिहास में दो चीजें हैं। एक है द्रोणाचार्य की तपस्थली, जो पांडवों के गुरु थे, कौरवों के गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनकी यह तपस्थली है और उनकी तपस्थली के कारण ही इसे द्रोण नगर भी कहा जाता था। तो एक प्राचीन नाम हो गया द्रोण नगर। और दूसरा एक प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि विराटगढ़, आपको विराटगढ़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो जौनसार भाबर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको विराटगढ़ देखने को मिलेगा। और विराटगढ़ का जो संबंध है वह भी महाभारत काल से है, क्योंकि जब विराटगढ़ की बात करते हैं ना तो विराटगढ़ में एक राजा हुआ करता था, विराट राजा। उसकी क्या थी, एक पुत्री थी जिसका नाम था उत्तरा, और उत्तरा का विवाह अर्जुन के जो पुत्र है अभिमन्यु से हुआ था। तो महाभारत काल से संबंधित है, वर्तमान में मध्यकालीन इतिहास से भी संबंधित है, लेकिन मुख्यतः जो इसका जो किंवदंती है, जो कथाएं हैं, वो विराटगढ़ को महाभारत काल से संबंधित बताती है। तो पौराणिक इतिहास से दो बातें हैं। दूसरी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास में हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुलिद वंश का राज रहा होगा, और कुलिद वंश किसके अधीन रहा करते थे, मौर्य वंश के अधीन रहा करते थे। इसका प्रमाण हमें मिलता है जो कालसी जो क्षेत्र है यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे आपको कालसी क्षेत्र मिलेगा। कालसी क्षेत्र में हमें एक अभिलेख मिला है, कालसी अभिलेख, और इस अभिलेख की बात करें तो इससे हमें यहाँ पे मौर्य शासन की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से और प्रश्न भी बन सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। जैसे बात करें अशोक शिलालेख की, तो अशोक का जो कालसी शिलालेख है वो आपको यहाँ पे मिलेगा जॉन फॉरेस्ट द्वारा। यहाँ पे जो जॉन फॉरेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, जॉन फॉरेस्ट द्वारा 1860 में इसे प्रकाश में लाया गया था। और इसकी भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा है, और लिपि की बात करें तो ब्राह्मी है। लिपि ब्राह्मी, भाषा प्राकृत, भाषा प्राकृत है, और लिपि क्या है, ब्राह्मी है। और यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ अन्य बातें हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी तक आपने नहीं देखी थी वो आपको देखनी है। इस लेख के अंत में 5 यवन राजाओं का वर्णन भी मिलता है। पूछा जा सकता है कि कालसी अभिलेख में कितने यवन राजाओं का वर्णन मिलता है, क्योंकि यूपीएससी डीप पूछा जा रहा है। तो 5 यवन राजाओं का कालसी अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है। और क्या बताया गया है यहाँ पे, जो हर जगह लिखा होता है, जैसे अशोक के शिलालेखों में कि जीव हत्या निषेध होगी, जन साधारण के लिए चिकित्सा व्यवस्था होगी, वृक्ष लगवाना, धर्म प्रचार करना, माता पिता तथा गुरु का सम्मान करना, यह बातें यहाँ पे कालसी अभिलेख में लिखी गई है। तो कालसी अभिलेख में यह हो गया। इसके अलावा प्राचीन इतिहास की बात करें तो एक और हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। यह मिलता है हमें जो प्राचीन स्थल जो जगत ग्राम है, यहाँ से ग्राम विकास अधिकारी में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न यही था, जो यहाँ पर जो ग्राम विकास अधिकारी में कि जो जगत ग्राम बाढ़ वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, देहरादून में मिलेगा। और यहाँ पर हमें 4 अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी मिलती है। किसके द्वारा, राजा सील वर्मन द्वारा, 3वीं शताब्दी में। तो प्राचीन इतिहास का ही एक भाग है। तो यह चीजें भी आप ध्यान रखें, क्योंकि यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछता है। इसके अलावा बात करते हैं तो यह तो हो गया प्राचीन इतिहास का, पौराणिक इतिहास का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मध्य या आधुनिक काल का जो इतिहास है। सबसे पहले देहरादून में आप देखिए दोस्तों, रानी कर्णावती द्वारा करणपुर गांव की स्थापना की गई थी। आप सभी जानते हैं रानी कर्णावती द्वारा करणपुर गांव जो देहरादून में आपको मिलेगा उसकी स्थापना की गई थी। रानी कर्णावती द्वारा यहीं पर राजपुर जो नहर है, राजपुर नहर, इसका भी निर्माण कराया गया था, जो उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है। फिर इसके बाद पृथ्वीपति शाह द्वारा पृथ्वीपुर की यहाँ पे स्थापना की गई थी। और देहरादून का एक नाम इतिहासकार पृथ्वीपुर भी रखते हैं, प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम पृथ्वीपुर भी है, प्राचीन नाम द्रोण नगर भी है। किसके हैं, देहरादून के हैं। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, 1676 में जो सिख गुरु राम राय हैं, 1676 में सिख गुरु राम राय का यहाँ पे आगमन हुआ था।
कुछ जगह 1699 लिखाई देगा आपको कुछ किताबों में, लेकिन वो गलत है। 1676 ईस्वी में सिख गुरु राम राय यहाँ पे आए थे और फतेहपति शाह द्वारा उन्हें 3 ग्राम दान दिए गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न आपको पूछना चाहूंगा कि वह 3 ग्राम कौन से थे। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे चौथी बात है, 1757 में यहाँ पे रुहेल आक्रमण भी हुआ था और रुहेल जो आक्रमण कराया था वो नाजी अब्दुल्ला या नाजी खान द्वारा किया गया था। तो ये हो गया। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ये है कि 14 मई 1804 खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हुई थी और यहाँ पर गोरखा शासन स्थापित हुआ था। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से संबंधित या उत्तराखंड का जो सामान्य इतिहास है वो यही है देहरादून के संदर्भ में। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा और बात करते हैं, प्रशासनिक विकास क्रम की बात करते हैं देहरादून की। तो यहाँ पे देखिए अब ब्रिटिश काल आ गया था। अब ब्रिटिश काल की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, 1817 में देहरादून को एक जिले के रूप में घोषित किया गया। ध्यान रखना यह एक पूर्णतः जिले नहीं था, यानी ये घोषित तो किया गया था लेकिन ये सहारनपुर से अटैच था, यानी उससे संयुक्त था। प्रशासनिक जो कार्य होते थे वो मुख्यतः सहारनपुर से होते थे, भले ही जिला के रूप में घोषित किया गया था। अंततः यानी अगर पृथक रूप की बात करें तो 1871 में किया गया था। 1871 में देहरादून को एक पृथक जिले के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन इससे पहले 1817 में एक जिले के रूप में घोषित किया गया था। क्वेश्चन की भाषा समझना, पृथक पूछा जाए तो 1871, सामान्य सी बात पूछी जाए तो 1817, अपोजिट कर देना, 1817 और 17 का अपोजिट 71। तो यहां से ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि 1825 में देहरादून को कुमाऊं मंडल में शामिल किया गया। अब यहाँ पे उस समय जो राज कर रहा था, जो ब्रिटिश कमिश्नर था, उसका नाम था ट्रेल। तो ट्रेल ने क्या किया कि 1825 में देहरादून को कुमाऊं मंडल में शामिल करने का विचार किया। ज्यादा देर तक उसे सही नहीं लगा, लेकिन 1825 में इसने ये कार्य किया। फिर आगे जाके 1828 में देहरादून और जो जोनसार भाबर वाला क्षेत्र है, यह जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है जोनसार भाबर क्षेत्र, इस क्षेत्र के लिए अलग डिप्टी कमिश्नर के अंतर्गत लाया गया। यानी यह जो क्षेत्र था एक, इसके लिए अलग डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था 1828 में। और फिर 1829 में देहरादून जोनसार भाबर को कुमाऊं मंडल में था पहले, यहां से हटाकर कहां रख दिया, मेरठ मंडल के अंतर्गत ला लिया गया। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये कि 1829 में 1829 में देहरादून और जोनसार भाबर को संयुक्त रूप से मेरठ मंडल के अंतर्गत लाया गया। कहां, मेरठ मंडल के अंतर्गत। कब, 1829 में। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ये ध्यान रखिए, जून 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। एग्जैक्ट तिथि आती है तो 4 जून आता है, लेकिन दोस्तों थोड़ा एक कंफ्यूज है, थोड़ा विवाद भी है। जो देहरादून जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे 1968 लिखा गया है कि गढ़वाल मंडल के अंतर्गत ये 1968 में आया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे डाटा आपको दोनों प्रोवाइड करा गया है, ऑप्शन के अनुसार जो आए क्वेश्चन में उसे आप करना। तो देहरादून.nic.in जो वेबसाइट है वहां पे इसकी तिथि 1968 है। इसके अलावा जो 1968 आपको और जगह भी मिलेगी, जो यहाँ पे देहरादून का जो यहाँ पे सेंसस आया था, तो भारत सरकार द्वारा जो सेंसस जारी किया गया था वहां पे भी जो तिथि जारी की गई है 1968 है। तो यह चीजें भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार। तो प्रशासनिक विकास क्रम यह हो गया है। अब थोड़ा दोस्तों भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। भौगोलिक स्थिति आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के संदर्भ में देखेंगे, देहरादून के संदर्भ में हम नहीं देखेंगे क्योंकि इतना प्रश्न आपको नहीं पूछेगा और याद करना इतना पॉसिबल भी नहीं है। तो सबसे पहले देहरादून की नहीं, हम उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में बात करें तो 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से लेकर यानी पूरब से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट पूरब तक आपको मिलेगा, और जिसकी लंबाई कितनी है, 358 किलोमीटर। यानी देहरादून आपको सबसे पश्चिमी जिला मिलेगा। और सबसे पूर्वी जिला आपको कहां पे मिलेगा, ये प्रश्न अभी बना था, ये आपको मिलेगा पिथौरागढ़ में। 358 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 77 34 81 02, 77 34 81 02। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं इसका, यहाँ पे अगर बात करें 31 27 डिग्री नॉर्थ से लेकर, और यहाँ पे अगर बात करें तो 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ तक। तो यह इसकी ये हो गई अक्षांशीय और देशांतरीय लंबाई। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज देखिए कि 320 किलोमीटर ये हो गया। अगर हम बात करते हैं अक्षांशीय यानी जो लेटीट्यूड है, इसका विस्तार की बात करते हैं तो 2 डिग्री 44 मिनट आपको दिखेगा। कितना दिखेगा, 2 डिग्री 44 मिनट। आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए दोस्तों, 2 डिग्री 44 मिनट आपको मिलेगा। और देशांतर की बात करते हैं, देशांतर यानी यहाँ से 77 से लेकर 81 तक, तो आपको मिलेगा ये 3 डिग्री 28 मिनट। तो अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार कितना है, उत्तराखंड के संदर्भ में आपको याद करना है, देहरादून के संदर्भ में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देहरादून की भौगोलिक स्थिति देखिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ से जो आपको यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर जो क्षेत्र है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है,
और यह वाला जो क्षेत्र है, इन दोनों के पॉइंट के बीच में यानी इधर जो सीमा लगती है वो हिमाचल प्रदेश की लगती है, यानी हिमाचल प्रदेश की आपको यहाँ पे सीमा दिखाई देगी। और उत्तर प्रदेश की सीमा आपको यहाँ से दिखाई देगी, यानी यहाँ से लेकर और इस पॉइंट तक उत्तर प्रदेश की सीमा दिखाई देगी। फिर हरिद्वार से लगती है, यानी अगर हम जनपदीय जिला सीमा की बात करते हैं तो हरिद्वार की सीमा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, और पौड़ी जनपद की सीमा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पौड़ी जनपद की सीमा दिखाई देगी। यह चीजें यहाँ पे इसलिए रखी है, आप यहाँ पे ये देख सकें कि देहरादून से किस जनपद की सर्वाधिक सीमा लगती है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल की जो आपको सीमा जो दिखाई देगी वो यहां से लगाई देगी और यहां तक, यानी यहां से लेकर इस क्षेत्र से लेकर यहां तक जो कुल सीमा है देहरादून की वो टिहरी गढ़वाल से लगती है। तो सर्वाधिक सीमा टिहरी गढ़वाल से। फिर दूसरा नंबर उत्तरकाशी का आएगा यहां से यहां तक। और फिर यहां पर बात करें तीसरा नंबर आप यहां पे देख सकते हैं जैसे पौड़ी और हरिद्वार की, ये इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सर्वाधिक आपको पूछा जाएगा टिहरी गढ़वाल की। तो भौगोलिक स्थिति ये होगी, किस किस जनपद से अपनी सीमा बनाता है ये हो गया, और किस राज्य से अपनी सीमा देहरादून बनाता है यहाँ पे ये हो गया। क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, और इस हिसाब से उत्तराखंड का ये 8वां जनपद है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। 8वां जनपद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। पहले 3 तो आप सभी जानते हैं, सबसे पहले चमोली, फिर उत्तरकाशी और फिर कौन सा है? पिथौरागढ़। तो ये यहाँ पे ये हो गया। अब बात करते हैं, जैसे हम भौगोलिक स्थिति की बात करें दोस्तों, देहरादून की बात करते हैं। तो देहरादून किस क्षेत्र में है? दून घाटी क्षेत्र में है। दून घाटी क्षेत्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देहरादून की बात करते हैं तो यह जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा 1200 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक। लेकिन अगर आपको देहरादून शहर की बात करें तो वो लगभग 600-700 के मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई मिलेगी। लेकिन दून घाटी जो आपको क्षेत्र मिलेगा मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मिलेगा। मध्य हिमालय का और नाम क्या है? लघु हिमालय, आंतरिक हिमालय, और शिवालिक की बात करें इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा दून घाटी क्षेत्र। और दून घाटी से प्रश्न क्या है? शिवालिक और मध्य के बीच में है। किसके बीच में? शिवालिक और मध्य के बीच में। चौड़ाई की बात करें तो लगभग 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मिलेगी। यानी अगर देहरादून जनपद की अगर चौड़ाई की बात करें तो लगभग आपको 25 किलोमीटर मिलेगी। लंबाई की बात करें तो लंबाई आपको 75 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। तो यहाँ तक ये हो चुका है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है क्योंकि सर्वाधिक अनुकूल वातावरण यहाँ पे मिलता है। और औसतन वर्षा की बात करें तो 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। राजपुर जो शहर है यहाँ पे देहरादून का, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो क्षेत्र की जो औसत वर्षा है 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर, और लगभग 218 या 220 के आसपास जो वर्षा होती है वो राजपुर में होती है जो सबसे ज्यादा है। तो यहां तक ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये रहा हमारा देहरादून जनपद। अब जैसे हमने भौगोलिक स्थिति पढ़ ली, प्रशासनिक स्थिति में थोड़ा बात करते हैं तहसील और ब्लॉक की। तहसील कितनी है? 7 है। ब्लॉक कितने हैं? 6 हैं। तहसील 7, ब्लॉक 6। तहसील 7, ब्लॉक 6। तो तहसील 7 होगी कौन कौन सी? देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा ऊपर त्यूनी क्षेत्र। त्यूनी तहसील आपको सबसे ऊपर मिलेगी। उसके नीचे आपको मिलेगा चक्राता, और फिर तीसरा जो आपको मिलेगा कालसी। त्यूनी, चक्राता, कालसी। तो हमने यहाँ पे दोस्तों डिवाइड किया जैसे समझने को आपको आसानी हो। और यह जो हमने रेफरेंस लिया है मैप का, ये हमने सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया है। तो त्यूनी, चक्राता, कालसी, त्यूनी, चक्राता, कालसी 3 तहसील हो गई। फिर आपको लगेगा विकासनगर मिलेगा, फिर देहरादून, डोईवाला, और लास्ट में आपको मिलेगा ऋषिकेश। तो ये 7 तहसील हो गई। त्यूनी, चक्राता, कालसी सबसे ऊपर है, नीचे विकासनगर, फिर देहरादून, डोईवाला, और सबसे नीचे आपको ऋषिकेश मिलेगा। ब्लॉक की बात करते हैं तो ब्लॉक में आपको मिलेगा चक्राता 1, दूसरा कालसी 2, तीसरा विकासनगर, चौथा सहसपुर। ये आपको यहाँ पे मिलेगा देहरादून और विकासनगर के आसपास यहाँ पे मिलेगा सहसपुर, और इसके अलावा रायपुर और डोईवाला। तो ब्लॉक कितने हो गए? ब्लॉक हो गए यहाँ पे 6, चक्राता, कालसी, विकासनगर, रायपुर, सहसपुर, डोईवाला। ऋषिकेश ब्लॉक के अंतर्गत नहीं है। तो तहसील और ब्लॉक के हो गए। फिर थोड़ा और डिटेल से देखिए, ये है विधानसभा सीट। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 10 विधानसभा सीटें हैं। देखिए दोस्तों, डीप तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डीप हम नहीं पढ़े तो अब काम नहीं चलेगा, वह जमाना चला गया है कि जब हम पढ़ते थे कि थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर पढ़ लेते और काम बन जाता था। लेकिन अब आयोग डीप प्रश्न आपको पूछता है। विधानसभा सीटें कौन से हैं, कौन यहां से विजित हुआ, ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे। तो डीप के लिए तैयार रहें। जितना आप डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे वह आपके लिए फायदा होगा। तो फिलहाल यहाँ पे विधानसभा सीट की बात करते हैं। तो कितनी है? 10 है। कौन कौन सी है? चक्राता है। सबसे पहले ध्यान रखना, जो चक्राता जो सीट है वो एसटी के लिए है, यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए है। तो इसके वर्तमान विधायक कौन है इसका बारे में भी आप जरूर याद करें। इसके अलावा आपको मिलेगा राजपुर, यह एससी के लिए है। चक्राता,
राजपुर, राजपुर एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, चक्राता शेड्यूल ट्राइब के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा मसूरी, तो मसूरी क्षेत्र आपको यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे हमने ये साइन किया है। देखिए दोस्तों, हमने कोशिश की है कि जो पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उनकी स्थिति लगभग सेम टू सेम हो, तो मैप के माध्यम से हम आपके सामने रख रहे हैं। तो मसूरी क्षेत्र आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर इसके अलावा मसूरी की बात करते हैं दोस्तों, तो मसूरी से वर्तमान में एक चीज देखिए, गणेश जोशी जी जो वर्तमान में मंत्री पद पर भी हैं, विधानसभा क्षेत्र इनका मसूरी है, विधानसभा क्षेत्र इनका मसूरी है। और इनके पास जो विभाग है वो कृषि मंत्री है। कृषि मंत्री कौन है? गणेश जोशी। गणेश जोशी कहां से? मसूरी से है। सैनिक कल्याण मंत्री कौन है? गणेश जोशी है। और ग्राम्य विकास मंत्री कौन है? वह भी गणेश जोशी हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मसूरी है। यहां तक ये हो चुका है। और थोड़ा आप नीचे आओगे ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश से भी आपको एक मंत्री पद मिलेगा, वह है प्रेमचंद्र अग्रवाल। कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल ऋषिकेश विधानसभा से हैं। और इनके पास वर्तमान में बहुत से इंपॉर्टेंट पद है। सबसे इंपॉर्टेंट पद कौन सा है? वह है वित्त मंत्री का। वित्त मंत्री कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल। शहरी विकास मंत्री भी ये है, जनगणना मंत्री, विधायी व संसदीय कार्य मंत्री। तो यह जो मंत्री पद है ये प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के पास है। वर्तमान में ये ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से हैं। इसके अलावा कुछ और भी सीटें आप यहाँ पे देख ले, विकासनगर से हो गया, रायपुर, देहरादून, धर्मपुर, डोईवाला। और ये जो विधानसभा सीटें ये आपको कहाँ से मिलेगी? देहरादून के आसपास मिलेगी। तो विधानसभा सीटें 10 हो चुकी हैं। तो यहां तक दोस्तों आपको याद हो चुका होगा। डिटेल से पढ़ना बहुत जरूरी है, यही आपको औरों से 1 नंबर ज्यादा दिलाएगा। तो यहां तक हमने ये डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी में यह प्रश्न पूछा गया था। आयोग ने प्रश्न थोड़ा हटके पूछा था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो आयोग ने पूछा था वो शहर यूज कर लिया था, और शहर से बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, जिस कारण इस पर ऑब्जेक्शन दिया गया था। शायद डिलीट भी हो प्रश्न, लेकिन संभावना थोड़ा कम है, लेकिन चांस तो है कि वो प्रश्न डिलीट होगा। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं पॉपुलेशन की 2011 की, और उत्तराखंड और देहरादून की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आयोग ने इस बार जो पूछा था वह पूछा था अर्बन जनसंख्या। क्या पूछा था? अर्बन जनसंख्या, जो नगरीय जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या है, वो कितनी है देहरादून की, और वह आपको मिलेगी 941 941 941 941, यानी 9,41,941। और इसी को दोस्तों अगर हम सार्थक रूप में लिखते हैं तो सार्थक रूप में इसे लिखा जाता है 9.42। यानी अगर देखिए 9 है, 0.4 अगर यहाँ पे लेते हैं तो अगर 5 से ज्यादा होती है तो पहला वाला नंबर होता है बड़ा हो जाता है, यानी एक जुड़ जाता है। तो 9.42 लाख ये क्या है? देहरादून की नगरीय जनसंख्या है। तो इसी से थोड़ा कंफ्यूज हुए थे। और एक चीज आप यहाँ पे देखिए, 55.52%, 55.52%। उत्तराखंड में जो सर्वाधिक नगरीय जो प्रतिशत वाला जो जनपद है वो आपको कौन सा मिलेगा? यह देहरादून ही मिलेगा। कितना है? 55.52% है। और यहीं पर अगर आपको उत्तराखंड की पूछी जाती है तो वह 30.23%, यानी 30.23% उत्तराखंड की कुल नगरीय जनसंख्या है, और यानी प्रतिशतता के आधार पर। और देहरादून की बात करें तो 55.52% है, 55.52%। अगली बार आपको देहरादून की जनसंख्या पूछी जा सकती है, यह है 16,96,000, 16.96 लाख, 16.96 लाख। और यहां पर अगर बात करें उत्तराखंड की पूरी की बात करें तो आप सभी जानते हैं 10,86,292। अगर यहाँ पे बात करते हैं रूरल, यानी रूरल की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको दिखेगा 7.55 लाख। तो 7.55 लाख जो जनसंख्या है वो आपको कहाँ की मिलेगी? ग्रामीण क्षेत्र की मिलेगी, देहरादून की। और नगरीय आपको मिलेगी 9.42। तो यह बातें 2011 की जनगणना के अनुसार है, पॉपुलेशन के आधार पर है। इसके अलावा यहाँ पे है 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, देहरादून की जो 10 की वृद्धि दर है वह है 32.33%। कितनी है? 32.33%, 32.33%। और उत्तराखंड की जो 10 की वृद्धि दर है वो कितनी है? 18.81%। उत्तराखंड 18.81% और देहरादून की केवल 32.33%। क्षेत्रफल की बात करें, आप सभी जानते हैं 3088 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, और उत्तराखंड का 8वां सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल के आधार पर। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, जनघनत्व की बात करते हैं, तो देहरादून का जो जनघनत्व है 549 देहरादून का है। 649 आपको किसका मिलेगा? उधम सिंह नगर का मिलेगा। और यहाँ पे बात करें उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो टोटल है वह है 189। उत्तराखंड का है 189 यानी 189, और देहरादून की बात करें तो 549।
सेक्स रेशियो की बात करते हैं, लिंगानुपात की बात करते हैं, तो लिंगानुपात उत्तराखंड का है 963। उत्तराखंड का कितना है? 963। देहरादून का कितना है? देहरादून का है 902। 902 देहरादून का, 963 उत्तराखंड का। और यहीं पर अगर ग्रामीण और रूरल की बात करते हैं, यानी ग्रामीण और शहरी की बात करते हैं, तो ग्रामीण 921 और शहरी की बात करें तो 886। 886 शहरी है और 921 किसका है? यह है ग्रामीण क्षेत्र का। तो एक बार दोस्तों से दोबारा से ध्यान दीजिए और इसे यहीं पर याद करें। सबसे पहले 10 के वृद्धि दर। उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 18.81%। देहरादून की कितनी है? 32.33%। 32.33%। अब थोड़ा एग्जाम अगर आपको टफ बनाकर देगा प्रश्न, तो कैसे देगा? आपको मेल की पूछ सकता है, फीमेल की पूछ सकता है। तो 18.77% मेल हो गया और 18.786 की बात करें, 18.86 की बात करें तो महिला हो गया। तो यह चीजें भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए हल्की एक नजर में। अब यहां तक आपने यह देख लिया है, 10 की वृद्धि दर हो गया, क्षेत्रफल हो गया, जनघनत्व हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों एक चीज और है यहाँ पे, यह है साक्षरता। साक्षरता भी काफी इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी की बात करें तो लिटरेसी में अगर आप देखो साक्षरता की बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो साक्षरता है वह है 78.82%। और इसके अलावा अगर बात करें देहरादून की, तो देहरादून की अगर साक्षरता की बात करें तो वह 84.25%। पुरुष साक्षरता 89 है और महिला साक्षरता की बात करें तो 78.54% है 2011 की जनगणना के अनुसार। थोड़ा एक डाटा एससी और एसटी का भी देख लीजिए। एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, तो कुल जनसंख्या आपको मिलेगी 18,92,000 के आसपास, यानी 18.76% पूरी उत्तराखंड की जनसंख्या का। और यहीं पर अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो यह आपको दिखेगा 2.89 लाख। तो यहां पे दोस्तों ये हो चुका है और यह बातें आपको याद करनी है। अब यहां तक आपने देख लिया है। अब यहां पे हम थोड़ा और चीजें बात करते हैं, देहरादून की प्रमुख नहर, नदी और नदी परियोजना। आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक देखेंगे, नदी, नहर और नदी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने शायद नहर पहली बार सुनेंगे। तो देखिए दोस्तों, देहरादून की प्रमुख नहर की बात करते हैं तो एक नहर है, उसका नाम है राजपुर नहर। राजपुर नहर रिस्पना नदी पे आपको मिलेगी और रानी कर्णावती द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। रानी कर्णावती द्वारा निर्माण कराया गया था, रिस्पना नदी में आपको मिलेगा। इसका पुराना जो पुनः निर्माण है अजबू कुंवर द्वारा कराया गया था, पृथ्वीपति शाह के पुत्र द्वारा, फिर हरसेवक दास द्वारा 1817 के आसपास और पीबी काटले द्वारा 1840 और 44 के आसपास। तो राजपुर नहर काफी इंपॉर्टेंट है, रिस्पना नदी में आपको ये मिलेगा। रानी कर्णावती द्वारा इसका सबसे पहले निर्माण करवाया गया था। तो उत्तराखंड की सबसे पहली नहर भी आपको लगभग यही मिलेगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एक और नहर आपको मिलेगी, वह है जाखन नहर। जाखन नदी पर आपको मिलेगी। 1855 और 63 के बीच में इसका निर्माण हुआ था, यानी 63 में इसका कंप्लीट हो चुका था, कार्य शुरू कर दिया था यहाँ से नहर के माध्यम से सिंचाई वगैरह। तो 1855 से 63 के बीच में पीबी काटले ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था, यानी निर्माण का कार्य कराया था। और इसके अलावा जो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट थे वहां पे मिस्टर फॉरेस्ट, उनकी देखरेख में हुआ था। तो यह चीजें होगी पीबी काटले द्वारा, मिस्टर फॉरेस्ट। और जाखन जो नहर आपको मिलेगी वो रानी पोखरी के आसपास मिलेगी। देहरादून में जो रानी पोखरी स्थान है, ऋषिकेश और देहरादून के बीच में, वहां पे आपको मिलेगा। इसके अलावा एक नहर और है, खलंगा नहर, जो 1860 में इसका निर्माण हुआ था। और फिर एक नहर आप और याद करोगे, इसका नाम है कट्टा पत्थर नहर। कट्टा पत्थर नहर 1840 में बनाया था, सोंग नदी पर ही आपको मिलेगा। और दोस्तों एक नहर और भी है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, आप ध्यान रखना। उस नहर का नाम है बीजापुर नहर, यह 1839 के आसपास बनाया था, टोंस नदी पर यह आपको मिलेगा। तो यह थी उत्तराखंड की प्रमुख नहरें। अब हम यहाँ पे बात करते हैं उत्तराखंड की नदी तंत्र की, यानी उत्तराखंड की नहीं, हम यहाँ पे देहरादून नदी तंत्र की बात करते हैं। तो देहरादून नदी तंत्र की बात करते हैं तो एक है कारगी गांव, यहां से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है जिसका नाम है सिसवा नदी। क्या है? सिसवा नदी। कारगी गांव की पहाड़ियों के आसपास से नदी निकलती है, सिसवा नदी। दोस्तों इतनी बड़ी नदी नहीं है, इनका उद्गम क्षेत्र आपको नहीं पूछा जाएगा। सिसवा नदी निकलती है और सिसवा नदी की जो सहायक है यह आपको ध्यान रखनी है। दो सहायक है, एक है बिंदाल नदी और दूसरी जो सहायक है उसका नाम है रिस्पना नदी। सिसवा नदी की दो सहायक बिंदाल और रिस्पना, बिंदाल और रिस्पना। और रिस्पना नदी की बात करें तो रिस्पना नदी में एक आपको शिखर फॉल देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है शिखर फॉल, या कहां पे मिलेगा? रिस्पना नदी में मिलेगा, मसूरी के आसपास ये क्षेत्र में आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे इसी में आपको एक नहर का निर्माण कराया, जैसे हमने आपको बताया था, जिसका नाम क्या है? राजपुर नहर। रानी कर्णावती द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 36 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है वर्तमान में। और इसके अलावा मसूरी, यानी यहाँ पे जो आपको क्षेत्र दिखेगा पूरा मसूरी वाला क्षेत्र है, और यहाँ से आपको एक नदी और निकलती दिखाई देगी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सोंग नदी। तो इन पे कंफ्यूज मत होना,
बिंदाल और रिस्पना सिसवा की सहायक नदी है। फिर ये सिसवा नाम से आगे बढ़ती है और सोंग नदी में अपना संगम बना देती है। सिसवा की सहायक बिंदाल रिस्पना और सोंग की सहायक की बात करते हैं तो आपको मिलेगी वाल्दी नदी और कालीगाड़ नदी। वाल्दी नदी और कालीगाड़ नदी। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। बिंदाल को सोंग की सहायक बता देंगे, रिस्पना को सोंग की सहायक बता देंगे, जबकि रिस्पना बिंदाल सहायक है सिसवा की, सिसवा सहायक है सोंग की। तो ये हो गया। और यहीं पर जो कालीगाड़ नदी है यहाँ पे आपको सहस्त्र धारा जलप्रपात दिखेगा। वाल्दी नदी के निकट ही है, लेकिन ये कालीगाड़ नदी पर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक स्थान आपको मिलेगा, ये मिलेगा रायवाला, जहां पर गंगा नदी से यह जो सोंग नदी है वो अपना संगम बना देती है और फिर हरिद्वार वगैरह चली जाती है। तो ये है उत्तराखंड का जो देहरादून का जो नदी क्षेत्र है पूर्वी साइड की ओर। पश्चिमी साइड की ओर बात करते हैं तो पश्चिमी या फिर उत्तरी साइड की ओर बात करते हैं तो यह है यमुना नदी तंत्र वाला। देखिए दोस्तों, हमने यमुना नदी तंत्र को एनिमेशन के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से 2-3 बार क्लास ली है। एक बार हमने जब उत्तराखंड का नदी तंत्र आपको पढ़ाया था तो वहां पे भी हमने डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से पढ़ा था। फिर हमने उत्तराखंड की जो नदी परियोजना है वहां पे भी हमने एनिमेशन के माध्यम से पढ़ा था। तो आपने वो देखा होगा उम्मीद है, और यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, बहुत सी चीजें आपको वहां पे समझने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम देहरादून के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो देहरादून के संदर्भ में आपको जो परियोजना देखने को मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी। देखिए दोस्तों, अराकोट परियोजना थोड़ा बहुत ये आपको उत्तरकाशी में मिलेगी और थोड़ा बहुत आपको ये कहाँ पे मिलेगी, ये मिलेगी आपको देहरादून पे। तो यह जो क्षेत्र है जो हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी है, ये आपको देहरादून का एरिया मिलेगा। किसका मिलेगा? देहरादून का। तो इससे नीचे वाले जो स्थान है देहरादून है, और यह सभी जो डैम है, परियोजनाएं हैं, यह आपको यमुना नदी और टोंस नदी पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक कवर कर लेता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो ये देखिए दोस्तों, यह है किसाऊ डैम। तो यह तो आई टोंस नदी, वैसे तो और भी इसमें परियोजना है, आप आराम से देख लेना। जखोल सांकरी परियोजना आपको सुपिन नदी पे मिलेगा 44 मेगावाट की। नटवार मोरी परियोजना आपको तमसा नदी में मिलेगा। रूपी नदी यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ से टोंस नदी के नाम से जानी जाती है। और पावन नदी आती है, और यहीं पर पावन नदी में आराकोट परियोजना है, और यहाँ पे है त्यूणी, यानी आराकोट त्यूणी परियोजना है इसका पूरा नाम। तो त्यूणी तो आपको यहाँ पे मिलेगा जो देहरादून में आता है, और आराकोट आपको उत्तरकाशी में मिलेगा। तो यह भी आप ध्यान रखें। और फिर यहाँ पे टोंस नदी पर आपको किसाऊ डैम परियोजना मिलेगी। यह जो किसाऊ डैम परियोजना है 600 मेगावाट की है। 600 मेगावाट किसाऊ डैम की परियोजना। फिर इसी के नीचे थोड़ा और आने पर आपको मिलेगा इचारी डैम, यह भी काफी प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी देखेंगे। और फिर यहीं पर थोड़ा कालसी नामक स्थान पर ये यमुना नदी से अपना संगम बना देती है टोंस नदी। तो यहां तक ये हो गया। फिर यहाँ पर जो ये टोंस नदी है यानी आराकोट, ये डाकपत्थर नामक स्थान यहाँ पे आपको मिलेगा। डाकपत्थर नामक स्थान से यहाँ पर क्या होता है कि एक नहर का निर्माण कराया गया है। इस नहर का नाम है शक्ति नहर। तो आपने 6 नहर देख ली है देहरादून में, और इस शक्ति नहर में आपको खारा परियोजना, ढकरानी परियोजना, ढालीपुर परियोजना, और इसके अलावा यहाँ पे एक नदी और मिलेगी आपको, आसन नदी, जिसमें आपको आसन बैराज में मिलेगा। 1967 में इसका निर्माण हुआ था। यह भी काफी प्रसिद्ध, इसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक ये हो गया। और फिर जैसे डाक पत्थर से यहाँ से जो नदी निकली है, यहाँ पे छिब्रो परियोजना 240 मेगावाट की, खोदरी परियोजना 120 मेगावाट की। फिर थोड़ा देर नीचे आने पर आपको लखवाड़ डैम, और नीचे आने पर आपको मिलेगा ब्यासी डैम। तो ये देखिए, लखवाड़, ब्यासी, लखवाड़, खोदरी, छिब्रो, छिब्रो, खोदरी, लखवाड़, ब्यासी, ये आपको यमुना नदी पे मिलेंगे। तो छिब्रो परियोजना, खोदरी परियोजना, लखवाड़ डैम परियोजना, ब्यासी परियोजना, तो ये आपको मिलती है यहाँ पे यमुना नदी पे। यहीं पर आपको थोड़ा एक हथियारी परियोजना भी मिलेगा, तो यह भी आप यहाँ पे याद करिए। तो नदी तंत्र से संबंधित जो डैम वगैरह थी ये थी। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जैसे लखवाड़ डैम की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इस डैम की बात करें तो 204 मीटर इसकी हाइट है, 204 मीटर। और ये देखिए 2 × 60 यानी 2 × 60 यानी 120 मेगावाट। तो 120 मेगावाट की आपको यहाँ पर एक परियोजना ऊपर मिलेगी थोड़ा, यानी ब्यासी जो परियोजना है, जो ब्यासी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो 120 मेगावाट का आपको मिलेगा, जो लखवाड़ डैम के थोड़ा नीचे है। और लखवाड़ डैम की बात करें तो ये आपको मिलेगा 300 मेगावाट की परियोजना, 300 मेगावाट की परियोजना आपको लखवाड़ डैम की मिलेगा। यहीं पर आपको हथियारी परियोजना भी मिलेगा। तो लखवाड़ डैम के ही ये पार्ट है, ब्यासी, जो ब्यासी परियोजना हो गया, हथियारी परियोजना हो गया, और इसके अलावा जो यहाँ पे हो गया लखवाड़ डैम। इसके अलावा एक चीज देखिए, एक है आपको किसाऊ डैम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 660 मेगावाट की आपको ये परियोजना दिखेगी, और काफी इंपॉर्टेंट ये परियोजना है। तो देखिए दोस्तों, आज की अपनी क्लास में इतना ही था, और कल की क्लास में हम यहाँ से थोड़ा आगे पढ़ेंगे। बहुत सी इंपॉर्टेंट जो शहर है, स्थान है, जगह है, क्षेत्र वगैरह है, उनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। तो जय हिंद दोस्तों, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।